सभी राष्ट्रवादी व सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, रविवार के दिन पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा उभरी थी। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था वक्फ बिल के खिलाफ। आपको बता दूं, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था इमारत ए शरिया नाम की एक संस्था ने। इनका टैगलाइन भी कुछ वैसा ही था, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। आपको पता है कि बिहार में आने वाले 4-5 महीने के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो वक्फ बिल जो कि भारत की पार्लियामेंट में पास हो चुका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मोहर भी लग चुकी है और अब ये एक लॉ बन चुका है भारत के अंदर में। इसके खिलाफ, वक्फ बिल के खिलाफ में आंदोलन सेंसिबल नहीं लगता। फिर भी इन लोगों ने ये इवेंट क्यों किया? क्योंकि ये वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन कम, पॉलिटिकल इवेंट ज्यादा लग रहा था। क्योंकि बिहार में आने वाले वक्त में चुनाव है, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टियों के मुंह में पानी आ गया और वो चाहते हैं कि अपने वोट बैंक को किस तरीके से हम खुश करें। इसीलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी या इंडिया अलायंस की पहुंच गए, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। आरजेडी की तरफ से खुद तेजस्वी यादव वहां पे मौजूद थे, पप्पू यादव वहां पे था, सलमान खुर्शीद था, एआईएमआईएम की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर जनसुराज जो कि प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे वहां पे। तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसे बयान दिए जो कि हाईलाइट रही दोस्तों ये पूरे आंदोलन की। आपको बता दूं कि लाखों की संख्या में लोग वहां पे पहुंचे थे वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने। तो तेजस्वी यादव ने वहां पे सबसे पहले तो ये कहा कि वक्फ बिल अपने आप में गैर संवैधानिक है, मुसलमानों का हक छीना जा रहा है उनसे। हमारी सरकार यहां पे बनी बिहार के अंदर में, तो हम वक्फ बिल को फाड़ के फेंक देंगे। तेजस्वी यादव के ये बयान सुन के मुझे पता चला कि तेजस्वी यादव को शायद पता ही नहीं कि वक्फ बोर्ड था क्या, वक्फ बोर्ड के नियम क्या थे पहले, और वक्फ बिल में क्या संशोधन लेके आई है ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे नहीं लगता इनको कोई आइडिया भी है। फिर इन्होंने कहा कि वक्फ बिल के माध्यम से मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने भी इक्वली फाइट करके अंग्रेजों के खिलाफ में भारत को आजाद करवाया था। खैर, इतना तक तो सही था कि जब ये आजादी की लड़ाई सबने मिलकर लड़ी थी, एक बार के लिए मान लेते हैं। फिर इन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए। भाई, पाकिस्तान जब बनाया था ना, तब यही बात कही गई थी कि आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था अंग्रेजों के खिलाफ में। तो मुसलमानों को एक स्वतंत्र देश मिलना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते। इसी बेसिस पे एक पाकिस्तान बनाया गया था, धर्म के आधार पे। यही कह के कि अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई हमने भी लड़ी थी, तो हम अपना एक स्वतंत्र मुल्क चाहते हैं। अगर तेजस्वी यादव ने ये पढ़ा होता, इतिहास पढ़ा होता, तो उनको पता चल जाता, और एक नहीं अनेकों किताबों में इसका उल्लेख है। बांग्लादेश भी बन चुका दोस्तों, जो कि ईस्ट पाकिस्तान पहले हुआ करता था, अब बांग्लादेश है। पाकिस्तान भी मिल चुका, बांग्लादेश भी मिल चुका। अब काहे का स्पेशल प्रिविलेज चाहिए भाई? यहां पे सिखों ने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया था, क्रिश्चियनों ने भी किया था, हिंदुओं ने भी किया था, सबने किया था अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन। तो किसी और ने तो हक नहीं मांगा अपना। इनको ही स्पेशल प्रिविलेज क्यों चाहिए? ये कुछ चंद लोगों को, और ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियां दोस्तों, जो एक तरीके से शरिया लॉ ही लाना चाहती है भारत के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के। जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान बनने के फेवर में 96% तक भारत के मुसलमानों ने वोटिंग दर्ज की थी। और यही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपने भाषण में कही थी। फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जबरदस्ती ये वोटर रोल डिवीजन क्यों कर रही है बिहार के अंदर में, वोटरों का नाम काटना चाहती है। मोदी सरकार और नीतीश कुमार के आदेश के ऊपर में ये सब हो रहा है, ये गैर संवैधानिक है। तो भाई, गैर संवैधानिक कैसे हो गया? तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि 8 करोड़ वोटर है, 25 दिन के अंदर में इलेक्शन कमीशन कैसे नई वोटर लिस्ट रोल आउट करेगी? तो सबसे पहली झूठ तो उनकी यही पकड़ी जाती है।
8 करोड़ समथिंग लैक्स वोटर्स हैं बिहार के अंदर में। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि 2003 तक जितने भी वोटर थे उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, उनका कंटिन्यूएशन रहेगा नए वोटर लिस्ट में नाम का। तो 4,98,00,000 जितने वोटर हैं जो 2003 के पहले से रजिस्टर्ड है वोटर लिस्ट में, तो उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। अब बचे हुए 3,25,00,000 मैक्सिमम, ठीक है, उनके ही हिसाब से उनके ही आंकड़े बताता हूं तेजस्वी यादव को, ताकि पता चले जो जिस तरीके से ये भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के अंदर में, तो उनकी भ्रांति को तार तार करने की जरूरत भी है। तो 3-3.25 करोड़ वोटर्स हैं। अब दोस्तों 1 लाख से ज्यादा बीएलओ इस बार इलेक्शन कमीशन ने इस ड्यूटी पे उतारे हैं, जिनमें उनका टारगेट है कि 25-30 दिन के अंदर में एक जन भी अगर 350-400 जन का रजिस्ट्रेशन करवाती है, डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ फॉर्म फिलअप, तो दोस्तों यह आंकड़ा आसानी से पार हो जाता है। तो तेजस्वी यादव बरगला रहे हैं एक तरीके से बिहार के जनता को। फिर इन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार खुलेआम हुआ है। खैर वो पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ में जो इन लोगों ने कहा कि हम वक्फ बिल को फाड़ देंगे, तो ये कर नहीं पाएंगे भाई कुछ भी, क्योंकि ये भारत की पार्लियामेंट में पास हुआ है और अब ये लॉ बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी जज साहब ने, जस्टिस ने ऑलरेडी जजमेंट बना दिया है। तो अब अगली जब सुनवाई होगी वक्फ के ऊपर में, तो सिर्फ जजमेंट ही सुनाया जाएगा। और तेजस्वी यादव भी अच्छे से जानते हैं, भारत के अंदर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं अच्छे से जानती है ये बात कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आपको बता दूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 2-2.5 मिनट की आप बाइटिंग सुनिए दोस्तों, पूरी तरह से जितने भी हमारे देश की ऑपोजिशन पार्टियां हैं उनको धो दिया, एक्सपोज कर दिया। आप प्लीज ये बयान सुनिए, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? हमें इस बात का सीधा और साफ जवाब चाहिए। जहां तक धार्मिक पक्ष की बात है, तो समाजवाद का चोला ओढ़े हुए ये जो राजद समाजवादी पार्टी यानी सपा जैसे दल हैं, मैं पूछना चाहता हूं, समाजवाद तो कहता है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, गरीब को अधिक से अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। और आप क्या कह रहे हैं कि ये 39 लाख एकड़ जमीन पे चंद सरमाएदारों का कब्जा होना चाहिए, चंद मुल्ला मौलवियों का कब्जा होना चाहिए। यह एक सोची समझी व्यवस्थित मानसिकता है जो समाजवाद के विचार के बिल्कुल विरुद्ध है। और इसके अतिरिक्त सिर्फ इतना ही नहीं है, इनका विचार संविधान को किस सीमा तक तार तार करने का है। ये लोग गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। सुना आपने दोस्तों। अब इसके बाद कुछ रह जाता है बताने के लिए
कि किस तरीके से मुसलमानों को भी एक तरीके से ये ऑपोजिशन पार्टियां बेवकूफ बना रही है सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर, और किस तरीके से हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है भारत के अंदर में, ताकि आप जातियों में बंटो और आपस में लड़ो सिर्फ वोट बैंक की खातिर। इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको बस अपने वोट बैंक से ही मतलब है हर नेता को। आपको बता दूं कि यही इवेंट अगर मुसलमानों के एजुकेशन के लिए होता तो मैं सपोर्ट करता इसको, मुसलमानों के रोजगार के लिए होता तो मैं सपोर्ट करता, हेल्थ को लेके होता तो मैं सपोर्ट करता, बिहार के विकास के लिए होता तो मैं सपोर्ट करता। लेकिन ये वक्फ बिल के खिलाफ में है। 2013 से पहले कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरह से लैंड माफिया बना दिया है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लैंड माफिया की तरह काम कर रही है। 2013 से लेकर 2025 तक इनकी प्रॉपर्टी में 116% की बढ़ोतरी हुई है। और तेजस्वी यादव वहां पे मंच पे खड़े होके बयान दे रहे हैं कि देखिए भाजपा वाले कॉन्स्टिट्यूशन से सोशलिज्म और सेक्युलर ये शब्द को मिटाना चाहते हैं। भाई, ये भारत का संविधान ही नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान जो था वही ओरिजिनल संविधान है, वही भारत का प्रीएम्बल है। उसको चेंज किया था इंदिरा गांधी जी ने 1976 में, 1975-76 के बीच में इमरजेंसी के दौर में, ताकि हिंदुओं के हाथ को बांध दिया जाए भारत के अंदर में, और सेक्युलरिज्म सबको भारत के अंदर में हिंदुस्तान के हिंदुत्व को डाइल्यूट करने के लिए कांग्रेस सरकार की ये बहुत बड़ी चाल थी। उसी को अब भारत के अंदर के लोग अब आवाज उठा रहे हैं कि रेक्टिफाई की जानी चाहिए। सोशलिज्म क्या है ये किसी को पता है? तेजस्वी यादव को पूछ लो सोशलिज्म का मतलब क्या है। ये उस वक्त में रूस और चाइना फॉलो करते थे दोस्तों। आज तो खैर रशिया भी नहीं फॉलो करता और चाइना भी नहीं करता, लेकिन हमारे प्रीएम्बल के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द गाड़ दिए गए। सोशलिज्म का मतलब अगर एक लाइन में समझाना हो तो ये है कि जो अमीर है और गरीब है इसके बीच में फर्क नहीं होना चाहिए। अमीरों से छीन के गरीबों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ये दौर लाना चाहते हैं ये लोग। इनका समाजवाद ये है कि अमीरों से सबको छीनो, सबके पास, कोई अमीर नहीं होना चाहिए, सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का। तो ये वो लाना चाहते हैं। इनको पता भी नहीं होगा सोशलिज्म का मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है। सेक्युलर, भारत कैसे सबसे सेक्युलर हो गया भाई? धर्म के नाम पे पाकिस्तान बन चुका, धर्म के नाम पे बांग्लादेश ले लिया जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान था। भारत को जब हिंदू राज्य घोषित करने की बात आई तब चाचा नेहरू ने इसको डेमोक्रेटिकली, हम सेक्युलर रहेंगे, सिस्टमेटिकली भारत को सेक्युलर रखा गया। उस वक्त में ही भारत को अगर हिंदू प्रदेश, हिंदू देश घोषित कर दिया जाता तो आज भारत ऑलरेडी एक हिंदू राज्य होता। एनीवे, फिर दोस्तों पवन खेड़ा ने यह बात की, सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको क्या पता कि सोशलिस्ट और ये समाजवाद जो है, सेक्युलर और समाजवाद, ये क्या होता है। तो पवन खेड़ा आज तक कभी जीत के आए हो चुनाव? सुधांशु त्रिवेदी एक चुने हुए एमपी हैं, उनके सामने, उनके ज्ञान के सामने पवन खेड़ा की क्या औकात है भाई? वो तो राहुल गांधी के चाटुकार हैं ये लोग, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज तक कभी जीत के आया नहीं है चुनाव, और ये समाजवाद और सेक्युलरिज्म का मतलब समझा रहे भारतवासियों को। एनीवे, तो दोस्तों ये था पूरा लब्बो लिबाब। भारत के अंदर में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से ही मुसलमानों को देखती है, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही थी। और ये जो रविवार के दिन में गांधी मैदान में वक्फ बिल के नाम पे जो इवेंट हुआ, ये सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट ही था। और ये हर पॉलिटिकल पार्टियों को पता है कि वक्फ बिल को अब हटाया नहीं जा सकता। ये जो पवन खेड़ा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि वक्फ बिल को हम हटा देंगे,
तो उसके पहले पवन खेड़ा जी आपके कांग्रेस को जीत के आना पड़ेगा। पहली कंडीशन तो ये है ना। दूसरी कंडीशन ये है कि पार्लियामेंट के अंदर में 2/3 मेजोरिटी आपको वोटिंग जीतनी पड़ेगी। उसके बाद में ही आप किसी लॉ को चेंज करेंगे। तो 15-20 साल तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस सरकार में आने वाली है, क्योंकि आप लोगों की जो हरकतें हैं आने वाले लगते नहीं है आप। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। दोस्तों नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।